हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला मुद्दा है एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere। हमारी अर्थ सराउंडेड है एक गैस की लेयर से जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet। अब ये जो पतली सी लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्लैनेट का। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर हमें हवा देता है जिससे हम सांस ले पाते हैं, और इसके अलावा हमारे सन से जो हार्मफुल इफेक्ट्स जो आते हैं, जो हार्मफुल रेज आती हैं, उनको ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 किलोमीटर्स। हमारे अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर्स तक ये लेयर चलती है एटमॉस्फेयर की। तो 1600 किलोमीटर्स वैसे तो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन हमारी नज़र में अगर आप बड़े लेवल की नज़र से देखो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं, ये अर्थ की पतली सी लेयर ही कही जाएगी। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब अगर एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली 5 लेयर्स हैं, और ये 5 लेयर्स किस लिहाज से बनाई गई हैं? अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, कि वो लेयर किस चीज़ से बनी है, कौन सी गैसेस से बनी है, उन लेयर्स का टेम्परेचर क्या क्या है, एंड अदर प्रॉपर्टीज, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है बेसिकली 5 लेयर्स में। देयर प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर, अब हमारे अर्थ के सरफेस से अगर स्टार्ट किया जाए तो एक एक लेयर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे पहली लेयर हम ट्रोपोस्फेयर में है। ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा हवा होती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर आती है वो है स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर आती है वो है मीजोस्फेयर। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं। और मीजोस्फेयर के बाद ये जो अगली लेयर है थर्मोस्फेयर, जो रेडियो कम्युनिकेशंस वगैरह होते हैं वो इन लेयर्स में होते हैं, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर। और इसके बाद जो लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद फिर कह लीजिए कि स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली 5 लेयर्स हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। अब अगर एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो एटमॉस्फेयर मेनली खास तौर पे बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, इन दोनों गैसेस से। और ये दोनों गैसेस एक जो कहा जाता है ना साफ क्लीन हवा, तो उस साफ हवा का 99% पोर्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। अब अगर बात करी जाए क्लीन ड्राई एयर की, कि जो साफ हवा होती है, तो उस साफ हवा में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो सबसे पहले होती है नाइट्रोजन, जो कि होती है 78%। हवा में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद होती है ऑक्सीजन, जो कि करीब करीब 21% होती है। अब 78%, 21% मिला के हुआ 99%। और जो 1% हिस्सा है, उस 1% हिस्से में कई सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी कहते हैं, आर्गन, और इसके अलावा और भी कई सारी गैसेस। और ये तमाम तरह की गैसेस 1% वॉल्यूम बनाती हैं हवा का। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऑक्सीजन को माना जाता है ब्रेथ ऑफ लाइफ। ब्रेथ यानी कि सांस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है, और वो यूज करता है ऑक्सीजन का। इस वजह से ऑक्सीजन को कहा जाता है ब्रेथ ऑफ लाइफ। और जबकि नाइट्रोजन ये जरूरी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, although present in a minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth। अब हमारी अर्थ में सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो काफ़ी सारा जो इसका हिस्सा होता है वो रेडिएट कर देती है हमारी अर्थ। तो अब इस रेडिएटेड हीट को
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है। जो CO2 हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 99% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। 1% हिस्से का भी एक छोटा सा हिस्सा होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना कम अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और इस वजह से हमारे प्लैनेट में थोड़ी गर्मी बनी रहती है। इट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड्स इसलिए भी जरूरी है कि पेड़ पौधे बढ़ सकें। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वैरीज विद हाइट। अब एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, तो डेंसिटी को हिंदी में कहेंगे कोई चीज़ कितनी घनी है। तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं कोई डब्बा लूँ, इस डब्बे में कितनी हवा है, इसे कहा जाएगा डेंसिटी। अगर मैं समंदर के पास हूँ, समंदर के पास एक डब्बा लूँ, तो उस डब्बे में हवा जितनी होगी, मैं जैसे जैसे उस डब्बे को लेके हाइट पे जाता जाऊंगा, उस डब्बे में हवा कम होती जाएगी। आप इसे इस चीज़ से समझिएगा। और जब मैं मान लीजिए उसी डब्बे को किसी पहाड़ के ऊपर ले जाऊं, तो अब उस डब्बे में, डब्बा उतना ही बड़ा है, लेकिन उस डब्बे में अब जो हवा है वो हवा कम हो जाएगी, कम होती रहेगी। जितनी हाइट पे ले जाता रहूँगा वो हवा कम होती जाएगी। तो सी लेवल पे डेंसिटी जो होती है हवा की सबसे ज़्यादा होती है। उतने ही बड़े डब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर सकती है सी लेवल पे, और जबकि पहाड़ में उतने ही बड़े डब्बे में कम हवा आएगी। तो इस तरीके से आप याद रखिए, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वैरीज विद हाइट। वैरीज मतलब चेंज होना, वैरी किसी चीज़ के अकॉर्डिंग वैरी करना। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी डेंसिटी कम होती चली जाएगी एटमॉस्फेयर की। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। ये मैक्सिमम होती है सी लेवल में, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये बहुत तेजी से डिक्रीज होती है, बहुत तेजी से कम होती है डेंसिटी। क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। अब क्लाइंबर्स का मतलब होता है वो लोग जो पहाड़ों में चढ़ाई करते हैं। अब वो लोग जो पहाड़ों में चढ़ाई करते हैं, इतनी ऊंचाई पे जाते हैं, तो पहाड़ों में हवा की डेंसिटी कम होती है, तो वो जब सांस लेते हैं तो उनके लंग्स तो उतने बड़े हैं, तो वो जब पूरी सांस लेते हैं तो सांस पूरी आती है लेकिन हवा नहीं मिलती उनको ऐसा लगता है कि पूरी सांस अभी आई नहीं है, उतनी हवा इनको मिली नहीं है। इस वजह से वो क्लाइंबर्स जब इतनी ऊंचाई में जाते हैं तो वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जिससे कि वो इतनी ऊंचाई वाली जगहों में सांस ले सकें। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स, और जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं हवा भी कम होती जाती है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। आपने खुद देखा होगा पहाड़ी जगहों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता चला जाता है हाइट के साथ। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हमारी अर्थ के चारों तरफ एक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा का भार होता है, और एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर्स तक है, तो उसका अच्छा खासा भार पड़ता है हमारी अर्थ के अलग अलग हिस्सों में, और ये वैरी करता है, जगह जगह के अकॉर्डिंग वैरी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। और किस तरीके से क्लाइमेट है किसी जगह का, किस जगह में किस तरीके से हवा चल रही है, बहुत तमाम फैक्टर्स होते हैं, और इन तमाम फैक्टर्स की वजह से होता क्या है, कुछ जगहों में हाई प्रेशर बनता है और कुछ जगहों में लो प्रेशर बनता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब एक नेचर का ये लॉ है कि हाई प्रेशर जोन बनेगा और लो प्रेशर जोन बनेगा, और हवा जो है वो हाई प्रेशर जोन से जाएगी लो प्रेशर जोन की तरफ। और जब हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तेजी से, इसे कहा जाता है विंड। तो इसी वजह से हवा इधर से उधर बहती रहती है, क्योंकि अलग अलग जगह हाई प्रेशर जोन्स और लो प्रेशर जोन्स बनते रहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर वो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है। जोन ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि वो जगह जहां पे जमीन, पानी और हवा
ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इट इज हियर दैट लाइफ एग्जिस्ट। और बायोस्फीयर, जब ये तीनों चीजें एक साथ कांटेक्ट में आती हैं तब लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। There are several species of organisms that vary in size, from microbes and bacteria to huge mammals. हमारी अर्थ में अब तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं। एक तरफ देखा जाए तो माइक्रोब्स भी हैं। माइक्रोब्स यानी कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं, मतलब समझ रहे हैं, इतने छोटे लेवल से कि आपको अपनी आंखों से दिखेंगे भी नहीं। माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो एक तरफ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं और दूसरी तरफ ह्यूज मैमल्स हैं, बड़े बड़े ऐसे जानवर भी हैं। तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ में। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इंसानों को इंक्लूड करते हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जीने के लिए, जिंदगी के लिए, और इस बायोस्फीयर में भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब जो खाना खाते हैं, हम सब जो सांस लेते हैं, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है प्लांट किंगडम, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, और इसके अलावा एनिमल किंगडम, यानी कि जो जानवर हैं। The three domains of Earth interact with each other and affect each other in some way or the other. अब जो तीनों डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं, लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं किसी न किसी वे में। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ कहीं से काटे जाते हैं, या फिर ज़मीन क्लियर करी जाती है कि वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सके, तो अब जब पेड़ काट दिए जाएंगे, ज़मीन लूज हो जाएगी, तो अब जब पानी बरसेगा तो मिट्टी को बहा ले जाएगा। तो इस तरीके से जब हम एक एस्पेक्ट में हम कुछ चेंज करते हैं तो वो तमाम एस्पेक्ट्स में चेंज लाता है। अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। अब नेचुरल कैलामिटीज यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, तो जब ऐसी कैलामिटीज आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थ के स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। अब जैसे कि पहाड़ों में अर्थक्वेक आता है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है, तो अर्थ का सरफेस वहाँ चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से जब अर्थक्वेक आता है समंदर के नीचे, तो समंदर के नीचे अर्थक्वेक आने की वजह से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जो आसपास के अच्छे खासे बड़े एरिया को डैमेज करती हैं, और उनकी वजह से कई बार क्या होता है, सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब सुनामी जब आते हैं तो सबमर्जेंस ऑफ लैंड होता है, यानी कि ज़मीन कई जगह पे डूब जाती है, पानी में समा जाती है। जैसे कि अभी हाल के कुछ साल पहले जब सुनामी आया था तो ये सब चीज़ें देखी गई थी। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। अब हम सब लोग क्या करते हैं कि जितना भी इंडस्ट्रीज का गंदा पानी होता है और जो डोमेस्टिक यूज करने के बाद जितना भी गंदा पानी होता है, उसे हम डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में, जो कि नियरेस्ट नदियों में, या फिर और नदियों का पानी फिर एट द एंड जाता है समंदरों में। तो उन सब तमाम चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो भी पानी होता है वो अनसूटेबल हो जाता है, कि वो इंसानों के यूज़ करने लायक नहीं बचता है। और इसके अलावा इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब पानी सिर्फ हमारा नहीं है, पानी सब लाइफ फॉर्म्स का है, तो पानी में तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स होते हैं। तो जो गंदगी हम डालते हैं पानी में, उसकी वजह से बाकी लाइफ फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पल्यूट द एयर। अब जो एमिशंस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से जो धुआं निकलता है और व्हीकल से जो धुआं निकलता है, उससे ये हवा पल्यूट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming.
अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने ये जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ से जो हीट रेडिएट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारी अर्थ में गर्मी बनी रहती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है, अब इन एमिशंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं, जो पूरी दुनिया के टेम्परेचर्स हैं, ये बढ़ने लग जाते हैं। और इस चीज़ को टर्म दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी दुनिया धीमे धीमे से गर्म होने लगती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी एब्जॉर्ब करते रहती है। Thus, a need to limit the use of resources of the earth and to maintain the balance of nature between lithosphere, atmosphere and hydrosphere is necessary. इस वजह से आज के वक्त में ज़रूरत क्या है, नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले तो जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा लिमिट किया जाए, खासतौर पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस किया जाए, रादर दैन की नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, जो पेट्रोल, डीजल, ये सब तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा बैलेंस बनाना चाहिए नेचर के जो तीनों फॉर्म्स हैं, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर हो या हाइड्रोस्फेयर हो, इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए, तब हमारी अर्थ सही तरीके से काम करती रहेगी। तो ये था क्लास 6th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।